हेडिंग डालो एल आर सर्किट। उससे पहले ये बातें मैं बता चुकी थी। मान लो कि आर सर्किट है, आर सर्किट में एक्स आर जो है वो क्या होता है, वी नोड, इसको आर लिख सकते हो बाय में आई नोड। तो यहाँ पे वी नोड आर को आप रिप्लेस कर सकते हो आई नोड एक्स आर से। ये वी नोड आर है कि वोल्टेज के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी वो। इसी केस में अगर सी सर्किट दे रखा है तो एक्स सी जो होता है वो क्या होता है, वी नोड सी डिवाइड बाय में आई नोड। तो यहाँ से वी नोड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी इंटू आई नोड। ये वाली वैल्यू आगे वाले सर्किट्स में ये बातें यूज होंगी, ठीक है। और एक्स एल जो है वो क्या होता है, वी नोड एल बाय में आई नोड। तो वी नोड एल इक्वल टू हो जाएगा आई नोड एक्स एल, ठीक है। एक्सएल को इसमें रिएक्टेंस, एक्सआर को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। इसमें एक्ससी को रिएक्टेंस भी बोल दो या फिर इसको कैपेसिटेटिव इंडक्टेंस बोल दो। इस केस में इसको रिएक्टेंस भी बोल सकते हो, इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, और इंडक्टिव वो भी बोल सकते हैं आपको, इंडक्टेंस को, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन करके दिखा दो। तीनों सर्किट दे रखे हैं आपको, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर और इंडक्टर। यहाँ पे एक एसी बैठी है। आई की जो वैल्यू दे रखी है आपको, आई नोड साइन ओमेगा टी। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो दे रखी है वी नोड आर, इसके अक्रॉस दे रखी है वी नोड सी, और इसके अक्रॉस दे रखी है वी नोड एल। तीनों है, इसमें एक जनरल क्वेश्चन है। अभी इस केस में आपको क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है कि करंट कितना चलेगा इसमें, वो दे रखा है, गिवन है आई नोट साइन। इसका करंट का इनिशियल फेज एंगल 0 मान रखा है इसमें। तो इस केस में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखी है वी नोड आर, इसके अक्रॉस वी नोड सी, इसके अक्रॉस क्या दे रखी है आपको, वी नोड एल। इन तीनों की इक्वेशन लिख दो आप। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिख दो। यानी कि वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आ जाएगी, वी नोड आर साइन ओमेगा टी, यही आ जाएगी, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं आर सर्किट के केस में। सी सर्किट में वी सी की क्या आ जाएगी, वी नोड सी साइन, इसमें रेजिस्टेंस करंट आगे होता है कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आगे होती है, करंट आगे होता है। तो इसमें क्या आ जाएगी, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू। मतलब दोनों का डिफरेंस लोगे, करंट को मान रखा है रेफरेंस। इसमें ये गिवन था इसका, यानी कि इनिशियल फेज एंगल इसका 0 हो गया, टी की वैल्यू 0। तो इसमें ओमेगा टी दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू, यानी कि पीछे है वोल्टेज। तो वी एल क्या हो जाएगा आपके पास, वी नोड एल साइन ओमेगा टी। इसमें क्या होता है, वोल्टेज आगे होती है तो प्लस पाई बाई टू, ठीक है, नोट कर लो। जब इस तरीके से भी इक्वेशन लिख सकते हो, करंट की इक्वेशन दे रखी है, इनके अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन पूछ सकता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब इनको जो है वी नोड आर को क्या लिख सकते हो, आई नोड एक्स आर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, आई नोड एक्स सी, और इसको लिख सकते हो आई नोड एक्स एल, ठीक है। जल्दी नोट करो। क्वेश्चन किसी का
एक्स आर की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, एक्स सी की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, एक्स एल की वैल्यू दे रखी है आपको 6 ओम। इसमें बता दो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। आई की वैल्यू दे रखी है 10 साइन 3 पाई टी। यानी कि देखो इसमें वी आर लिखना है तो आई नोड एक्स आर लिख सकते हो। तो आई नोड एक्स आर, आई नोड की वैल्यू 10, एक्स आर की वैल्यू 2, तो 20 साइन ओमेगा सभी के लिए सेम होता है। इसके लिए करंट के लिए ओमेगा वही है तो इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, सेम होगा सबके लिए। तो क्या आ जाएगा 3 पाई टी, यह आ जाएगी आपके पास। इसमें आई नोड एक्स सी, आई नोड की वैल्यू 10 इंटू में सी, तो 40 साइन 3 पाई टी माइनस क्या हो जाएगा -5/2। ठीक है, इसके अक्रॉस लिखोगे आई नोट की वैल्यू 10 इंटू में 6 60 साइन 3 पाई टी प्लस 5/2। एनी डाउट? देखो इक्वेशन थी वी आर, इसको लिख सकते हैं वी नोड आर इंटू में साइन ओमेगा टी। तो वी नोड आर को क्या लिख सकते हो, आई नोड एक्स आर साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन थी। आई नोड की वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट 10 दे रखी है, एक्स आर की वैल्यू 2, तो 20 साइन, और पाई ओमेगा की वैल्यू जो करंट के लिए होगी वही इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए सेम होती है। ठीक है, तो इस केस में 3 पाई टी ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे एक्स बी सी के अक्रॉस लिखोगे तो आई नोड एक्स सी साइन ओमेगा टी, और इस केस में जो वोल्टेज है पीछे होती है करंट से, तो -π/2। ओमेगा की वैल्यू हर जगह सेम ही होती है, घरों में जो लाइट आती है सबका ओमेगा सेम होता है, हर घर में जो ओमेगा आता है वो सबके लिए सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, मैंने बताया था। तो इस केस में आ जाएगा वी एल, ये क्या होता है आई नोड एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ओमेगा टी की वैल्यू ये पता ही है आपको 3 पाई ओमेगा की वैल्यू, तो इसमें पुट कर दी बस। आगे समझो, एंड आउट। हेडिंग डालो एल आर सी सर्किट। ये बातें बतानी जरूरी थी ताकि ये समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, आरसी सर्किट में यानी कि रेजिस्टेंस होगा और कैपेसिटर। इस केस में करंट का फेज एंगल 0 मान लो। अब आई नोड साइन ओमेगा टी, करंट इतना चल रही है मान लिया। ठीक है, इनिशियल फेज एंगल क्या मान लिया करंट का 0। तो इस केस में पहले इसका सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाओ। अगर अकेला आर सर्किट था तो हमने पढ़ लिया था, अकेला सी सर्किट तो पढ़ लिया था। तो कंबाइन एक होता है इसमें कंबाइन फेजर डायग्राम, वो देख लो पहले। कंबाइन फेजर डायग्राम में मान लो तीनों दे रखे हैं आपको, इंडक्टर भी, रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटर भी, और बैटरी दे रखी है, और करंट है आई इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। तो इसका एक कंबाइंड फेजर डायग्राम होता है तीनों का। ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इजीली सोल्व हो जाएंगे कंबाइंड फेजर डायग्राम से। तो कंबाइंड फेजर डायग्राम, देखो आई नोड तो करंट का फेज एंगल 0, तो आई नोड यहाँ बना लो आप। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वो भी क्या, रेजिस्टेंस वही क्या हो जाएगी वी नोड आर, दोनों सेम फेज में ही होते हैं। और कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर जो है वो करंट से आगे होता है, तो ये क्या हो जाएगा वी नोड एल। और कैपेसिटर क्या होता है, पीछे होता है, तो ये क्या हो जाएगा वी नोड सी। तो इस फेजर डायग्राम अगर बना रखा है तो इससे साफ साफ पता लग जाएगा कि
रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस क्या होते हैं, आगे होती है, और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, पीछे। पाई वाई का में यानी कि वोल्टेज लैग करती है, और इसमें वोल्टेज लीड करती है इंडक्टर के केस में। इसमें ये मत सोचना कि ये वी नोड आर जो है वो कम होगा आई नोड से। एरो चाहे आप बराबर के बना लो चाहे कम बना लो, क्योंकि मान लो जो वोल्टेज दे रखी है वो 10 वोल्ट की दे रखी है, रेजिस्टेंस कितना दे दिया आपको 2, तो करंट कितना चलेगा 5 एम्पियर का। करंट कितना चला 5 एम्पियर। तो वैसे तो ये पीछे होना चाहिए करंट, चाहे उसके इसमें बराबर बना लो चाहे आप उसको आगे पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड आउट। ये कंबाइंड फेजर डायग्राम, इससे पता लगे ये एंगल क्या हो जाएगा π/2, ये एंगल भी क्या होगा π/2। अगर ये पूछ लिया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पाई का हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा π/2, और इसके अक्रॉस इसके बीच क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, अब इसमें देखो आरसी सर्किट में करंट क्या मान लिया, इनिशियल फेज एंगल करंट का 0 मान लिया, I0 sin ओमेगा टी। आर और सी यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दे रखे हैं हमको। तो सबसे पहले इनका फेजर डायग्राम बनाओगे आप। क्या बनाओगे, फेजर डायग्राम। वी नोड सी, ये क्या हो जाएगा वी नोड आर, और इधर ही आई नोड। ठीक है, तो नेट वोल्टेज जो होगी, क्योंकि और इन दोनों के अक्रॉस एक कंबाइंड वोल्टेज होगी किसी जनरल टाइम पे वी मैक्स, वो लिख रही हूँ मैं। ठीक है, दोनों के क्या होगी, किसी जनरल टाइम पे एक वोल्टेज होगी, उसको वी मैक्स लिख दिया मैंने, या वी लिख लो। ठीक है, अब देखो इसमें नेट वोल्टेज निकालनी है, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस भी है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी। नेट वोल्टेज निकालनी है, कितनी होगी, वी नोड, यानी कि वी पीक की वैल्यू क्या होगी, वी पीक क्या होगी। तो उस केस में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, वी नोड आर, कैपेसिटर के अक्रॉस वी नोड सी, तो दोनों को ऐड कर दो वही मैक्सिमम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, वी नोड सी प्लस वी नोड आर कर दो वही पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि इस केस में इनके अक्रॉस, मान लो इसके अक्रॉस मैक्सिमम है तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम नहीं होगी उस टाइम, और इसके अक्रॉस मैक्सिमम तो इसके अक्रॉस भी मैक्सिमम नहीं होगी, फेज डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। मान लो इसके अक्रॉस 20 है तो क्या पता इसके अक्रॉस उस टाइम 8 हो, इसके अक्रॉस मान लो मैक्सिमम है, इसके अक्रॉस 20, तो इस टाइम पता नहीं इसके अक्रॉस क्या होगी। तो दोनों का एक ही टाइम पे मैक्सिमम नहीं होती, तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है दोनों के बीच। तो इस केस में जो नेट वोल्टेज आएगी वो इधर कहीं आएगी, और उस वी नेट की जो वैल्यू होगी वी पिक, वो हो जाएगी आपके पास वी नोड आर का स्क्वायर प्लस वी नोड सी का स्क्वायर, ये होगी। ठीक है, और इस वी नेट को आई, इसको क्या लिख सकते हो, आई नोड एक्स आर, इसको क्या लिख सकते हो आप, आई नोड एक्स आर का स्क्वायर प्लस आई नोड एक्स सी का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। आई नोड को बाहर ले ले तो आई नोड, ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज यही है, स्क्वायर। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, यही। यानी कि पहली बात तो ये तो आपने डायग्राम, और ये क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा फाई का, करंट और नेट वोल्टेज के बीच का। ठीक है, आगे समझ इतना। हाँ, वी नोट लिख लो या वी नेट लिख लो, एनी डाउट। ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी आई नोड एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच ये डेल्टा फाई हमें निकालना है नेट वोल्टेज और करंट के बीच का। हमेशा जो फेज डिफरेंस होता है वो नेट वोल्टेज और फेज उसके बीच होता है, करंट के बीच। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज दोनों के अक्रॉस क्या हो जाएगी, वी नेट निकाल लिया हमने, इसके बीच करंट और इसके बीच नेट वोल्टेज। अगर मान लो कि इसने ये वाला एंगल बताओ तो वो किसके बीच होगा, नेट वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उसके बीच का फेज एंगल होगा। बट हमें जो फेज डिफरेंस निकालना है वो किसके बीच, करंट और वोल्टेज, नेट वोल्टेज के बीच। तो ये वाला निकालेंगे हम। अगर पूछ लिया तो आप ये वाला भी निकाल सकते हो। ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया हमने फेज डिफरेंस में, ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन आता है। तो ये वाला एंगल तो नेट वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के बीच है। हम जो फेज डिफरेंस देखते हैं वो किसके बीच होता है, करंट के बीच और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बीच होता है। तो ये वाला देखेंगे हम। ठीक है, ये क्यों नहीं देखा उसका रीजन होता है, ये भी निकाल सकते हो, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पूछ लिया तो आप ये वाला भी निकाल सकते हो। तो आपके पास नेट वोल्टेज आ गई, वी नोट की वैल्यू, वी नेट की वैल्यू आई नोट एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब इस केस में टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू दिस अपॉन दिस, यही आ जाएगी। अगर डेल्टा फाई तो क्या आ जाएगी आपके पास
वी नोड सी डिवाइड बाय में वी नोड आर, तो वी नोड सी को क्या लिख सकते हो, आई नोड एक्स सी डिवाइड बाय में आई नोड एक्स आर, आई नोड से आई नोड कैंसिल, तो टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स सी बाय एक्स आर। तो आपके पास फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स सी बाय में एक्स आर। यह आ जाएगा आपके पास दूसरी बात, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एक्स सी बाय एक्स, टेन इनवर्स एक्स सी बाय एक्स आर। यहाँ तक कुछ पूछना है? पहली बात निकल गई है आपके पास, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स सी बाय एक्स आर। अब देखो, एक होता है कोस डेल्टा फाई यानी कि पावर फैक्टर। कोस डेल्टा फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। तो कोस डेल्टा फाई, कोस डेल्टा ये है आपके पास टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये आई आपके पास टेंजेंट डेल्टा फाई। और टेंजेंट डेल्टा फाई क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर माइनस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आ जाएगी। यहाँ पास एच की वैल्यू आ गई। तो कोस डेल्टा फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है एक्स आर डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। और यही इम्पीडेंस भी आएगा इसका, यही क्या हो गया इसका रिएक्टेंस बोल दो इसको, चाहिए यही क्या आएगा इसका रिएक्टेंस भी आएगा, या फिर इम्पीडेंस भी बोल देते हैं। जब एक से ज़्यादा अगर दे रखे हैं तो उसको इम्पीडेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, इम्पीडेंस भी है। देखो इम्पीडेंस क्या होता है, जेड क्या होता है, या फिर जेड की वैल्यू, क्योंकि दोनों का कंबाइन है, वी नोड आर भी नहीं लिख सकते, वी नोड सी भी नहीं लिख सकते, इसलिए क्या डिनोट कर दिया जेड से, ठीक है। तो ये क्या होता है, वी नोड बाय आई नोड, यही होता है। तो वी नोड की वैल्यू ये पुट कर दो, आई नोड अंडर रूट एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाय आई नोड से आई नोड कैंसिल, तो क्या आ गया एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये आपके पास क्या आ गया इम्पीडेंस। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू और ये सेम है कि नहीं, तो आप कोस डेल्टा फाई को लिख सकते हो एक्स आर बाय जेड। जहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाए ना तो कोस डेल्टा फाई को एक्स आर बाय जेड लिख सकते हो, और जहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस है ही नहीं तो एक्स आर की वैल्यू 0, तो कोस डेल्टा फाई भी क्या हो जाएगा 0। आगे समझ, मैम ये जो Z है, ये जेड इम्पीडेंस है, यानी कि वी नोड बाय आई नोड की वैल्यू है। XR रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस के एक्स आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस के करो जो इम्पीडेंस, यानी कि एक्स आर की वैल्यू जो होगी वी नोड उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर कोस डेल्टा फाई यानी कि बेस एक्स आर जो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस होगा या रिएक्टेंस होगा, एक्स आर वो है और Z दोनों के अक्रॉस, क्योंकि एक्स आर मान लो इसको एक्स आर बोल लूँ या फिर एक्स ही बोल लूँ, तो इसलिए कंबाइन अगर होता है तो इम्पीडेंस बोल देते हैं उसको। इंडक्टर अगर होगा तो इम्पीडेंस बोल ही सकते हैं, कंबाइन होगा तो भी इसमें इम्पीडेंस बोल सकता है, और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस को। ये मान लो आरसी है, आरसी सर्किट है, एलआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, एलसी सर्किट है, तो इम्पीडेंस बोल देते हैं। अगर रेजिस्टेंस अकेला तो रिएक्टेंस, कैपेसिटर है तो उसको रिएक्टेंस भी बोल दो, या फिर उसको इंडक्टिव कैपेसिटेटिव इंडक्टिंग बोल दो आप, या फिर अगर एल सर्किट है तो उसको क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं। एल जहाँ पे आ गया तो इम्पीडेंस बोल सकते हैं, बट कंबाइन अगर आ गए तो वहाँ पे भी इम्पीडेंस बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ जाना, इम्पीडेंस बोल रखा है, रिएक्टेंस बोल रखा है, तो उसका मतलब वहाँ पे आपसे ये पूछ रखा है वी नोड बाय आई नोड की वैल्यू पूछ रखी है। एनी डाउट? इसको वी आर एम एस बाई आई आर एम एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी नोड क्या होता है, आई वी आर एम एस क्या होता है वी नोड बाई √2, और आई आर एम एस क्या होता है आई नोड बाई √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल होगा कि नहीं। जेड को आप वी आर एम एस बाई आई आर एम एस भी कर सकते हो, क्योंकि वी नोड को क्या लिख सकते हैं वी आर एम एस बाई √2, आई नोड को क्या लिख सकते हैं आई आर एम एस बाई √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो वी आर एम एस बाई आर एम एस भी आ सकता है। अगर वी आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू दे रखी है तो भी आप जेड निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर रेजिस्टेंस किसी सर्किट में आ गया तो कोस डेल्टा फाई आप सीधा कर सकते हो एक्स आर बाय जेड, ठीक है, सीधा कर सकते हो क्या एक्स आर बाय जेड।
एनी डाउट? आ गया समझ? यहाँ तक कुछ पूछना है? आपके पास पहली बात, दूसरी और ये तीसरी, 3 होगी। अब इस केस में एवरेज पावर पी एवरेज क्या होती है? वी आर एम एस, आई आर एम एस और कोस डेल्टा फाइव। तो वी आर एम एस, आई आर एम एस, कोस डेल्टा फाइव की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? एक्स आर बाय में जेड की वैल्यू आप पुट कर दो एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये आ जाएगी आपके पास पी एवरेज। एनी डाउट? ये आ गया आपके पास फोर्थ। और क्या रहता है इसमें? इक्वेशन रहेगी किसी जनरल टाइम पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस जनरल टाइम पे जो वोल्टेज होगी वो लिख रही हूँ, उसकी इक्वेशन वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख रही हूँ। ठीक है, ये नेट थी, ये वाली नेट वोल्टेज थी दोनों के अक्रॉस। अब वोल्टेज यानी कि वी इस मैक्स की, जो ये वी लिख रखा है इस मैक्स की वैल्यू लिख रही हूँ, तो वो क्या होगी? वी नोड की वैल्यू ये पुट करोगे, यानी कि इक्वेशन यही होती है वी नोड साइन ओमेगा टी। इस केस में अगर पीछे है नेट जो होगी वो पीछे है करंट से, तो माइनस का क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस डेल्टा फाइव, ये इक्वेशन होगी। अब इसको लिख लो अच्छे से। बी नोड की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे? आई नोड अंडर रूट एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा फाइव की जो वैल्यू है वो ये वाली 10 इनवर्स एक्स सी बाय में एक्स आर। ये इक्वेशन आएगी आपके पास किसकी? ये आ जाएगी आपके पास किसके? बी नोड। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई नोड एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट साइन ओमेगा टी माइनस 10 इनवर्स एक्स सी बाय एक्स आर। जनरल इसी को इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये आ गया आपके पास वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसका चाहिए दोनों का फेजर डायग्राम बना लो फाइनल। वो क्या हो जाएगा? इधर आई नोड है, इधर नेट वोल्टेज वी नेट, ये आ जाएगा डेल्टा फाइव। तो इसमें वोल्टेज जो है वो क्या करेगी? लैग करेगी करंट से। समझ आ गया पूरे आरसी? यानी कि अगर आरसी सर्किट की बात हो तो पहले की सबसे पहले ये फेजर डायग्राम आ जाना चाहिए कि करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एक ही फेज में, नीचे क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। उसके बीच नेट वोल्टेज आ जाएगी, वो आ जाएगी वी नोड आर का स्क्वायर प्लस वी नोड सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। वी नोड आर को हम आई नोड एक्स आर लिख सकते हैं, इसको आई नोड एक्स सी लिख सकते हैं, तो आई नोड बाहर ले लो, आई नोड अंडर रूट एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये आपके पास नेट वोल्टेज आ गई। ठीक है, नेट वोल्टेज पता लगी तो पावर फैक्टर टेंजेंट डेल्टा फाइव की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टेंजेंट डेल्टा फाइव की एक्स सी बाय एक्स आर। टेंजेंट डेल्टा फाइव क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स सी बाय एक्स आर या फिर वी नोड सी बाय में वी नोड आर। ठीक है, क्योंकि वी नोड सी को आई नोड एक्स आर एक्स सी लिख सकते हैं और वी नोड आर को क्या लिख सकते हो? आई नोड एक्स आर। तो आई नोड से आई नोड कैंसिल, तो एक्स सी बाय एक्स आर बोल दो। तो वहाँ से आपके पास टेंजेंट डेल्टा यानी कि डेल्टा फाइव की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स एक्स सी बाय एक्स आर। ठीक है, तो कोस डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकाल ली हमने, या फिर सीधा कर दो एक्स आर बाय जेड को ही क्या बोलते हैं? कोस डेल्टा फाइव यानी कि पावर फैक्टर। और जेड क्या हो जाएगा? वी नोड बाय आई नोड। वी नोड की वैल्यू क्या है? आई नोड एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर पूरा का अंडर रूट। आई नोड से आई नोड कैंसिल, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। और एवरेज पावर क्या हो जाएगी? वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाइव। कोस डेल्टा फाइव है एक्स आर बाय जेड। जेड की वैल्यू पुट कर दो एक्स आर का स्क्वायर प्लस जहाँ पे आर आ जाएगा ना रेजिस्टेंस, तो एक्स आर बाय जेड ही है, और आर नहीं है तो इसका मतलब जीरो होगी। आरसी सर्किट हो, एल आर सर्किट हो, आर आगे ना, आरसी सर्किट हो, एल आर सर्किट हो, एल सी आर सर्किट हो, और अगर आर नहीं है मान लो एल सी सर्किट है, मान लो सी सर्किट है, एल सर्किट है, तो पावर फैक्टर जीरो होता है, क्योंकि एक्स आर की वैल्यू तो जीरो, तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। फिर हमेशा होगा यही फॉर्मूला जनरल एक्स आर बाय जेड, क्योंकि एक्स आर ही नहीं है तो फिर ये वैल्यू जीरो, तो वहाँ ओवरऑल कोस डेल्टा पावर फैक्टर जीरो आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ समझ आएगा। फिर इक्वेशन लिख लो, वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, नेट वोल्टेज पीछे है करंट से, तो वी नोट की वैल्यू पुट कर दो, साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास फेजर डायग्राम फाइनल। ये 5th और ये 6th। आगे समझ, एनी डाउट? एक बार माइंड में सेट कर लो, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छे से समझ आ गया मान लो, तो आगे के सारे सर्किट भी खुद से कर सकते हो। मैं ये अकेला ये करवा रही हूँ, इसका एक क्वेश्चन बस, इसके बाद बाकी की तो एक दिन में ही हो जाएंगे। क्या स्टेप करने हैं बस यही ध्यान रखना है आपको, एक एक चीज़ निकालते चलो, इसके क्वेश्चंस में भी एक एक चीज़ निकालते चलो, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। मीटर में भी आते हैं, पर इसकी जो डीपीपी है ना, सेकंड डीपीपी, वो थोड़ी ऐसी है कि मतलब थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल है, उस साइड ये क्वेश्चन आते नहीं हैं। हाँ मतलब ये कह सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चन रेयर पूछता है, बट अगर वो कर लिए तो फिर इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन देखा है वो एक होता है इम्पीडेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, वो भी आगे आएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है उस पे आते हैं। एलसी सर्किट जब पढ़ेंगे उसमें आएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन देखे हैं मैंने। या फिर इन तीनों में से मान लो 3 एलसीआर सर्किट दे दिया आपके पास, तीनों के अक्रॉस, या फिर 2 सर्किट दे दिया, आरसी सर्किट दे दिया, आर के अक्रॉस वोल्टेज दे दी, सी के अक्रॉस वोल्टेज दे दी, नेट वोल्टेज पूछ ली कितनी होगी, या फिर नेट दे दी एक्स आर के अक्रॉस, आर के अक्रॉस दे दी, सी के अक्रॉस पूछ ली, तो उसमें फिर फॉर्मूला लग जाएगा ये। दे दो क्वेश्चन। आपको माइंड में बस ये फेजर डायग्राम सेट करना है, उसके बाद तो सारी चीज़ें निकलती जाएंगी। देखो फेजर डायग्राम सेट हो गया, नेट वोल्टेज निकल गई, वहाँ से टेंजेंट डेल्टा फाई निकल गया, टेंजेंट डेल्टा फाई निकल गया तो कोस डेल्टा फाई निकल जाएगा, कोस डेल्टा फाई निकल गया तो आपके पास एवरेज पावर निकल जाएगी, एवरेज पावर, और आपके पास ये सारी बातें निकल गई तो जनरल इक्वेशन लिख सकते हो। ये आपको पता ही लग जाएगा कौन पीछे कौन आगे है, तो जनरल इक्वेशन निकल जाएगी। जेड आपको निकल जाएगा वी नोट बाय आई नोट से, तो वहाँ से आपके पास फिर फेजर डायग्राम। मतलब स्टेप है कि एक बात निकल गई तो सारी अपने आप निकलती चली जाएंगी। ठीक है, लिख दे दो क्वेश्चन। इसमें सारी बातें बता दो जो मैंने अब तक बताई हैं। इक्वेशन लिख दो, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, रिएक्टेंस बता दो, को पावर फैक्टर बता दो, एवरेज पावर बता दो, सारे की सारी बातें। फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दो।
यानी कि पहले सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे आप। आई नोड, वी नोड आर और वी नोड सी। इसकी वैल्यू आपको आई नोड एक्स आर यानी कि 20√3, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी आपके पास 20, ठीक है। आई नोड की वैल्यू आपको पता ही है 10। अब यहाँ से आप नेट वोल्टेज जो आएगी वही आ जाएगी ये डेल्टा फाई। जो वी नेट आएगा, वी नेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास, सीधा कर सकते हैं आई नोड एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो आई नोड की वैल्यू 10 अंडर रूट एक्स आर का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर 12, तो आ जाएगा 10 अंडर रूट 16 यानी कि 4, तो 40 वोल्ट आ जाएगा आपके पास नेट वोल्टेज। तो ठीक है, पीक वैल्यू वोल्टेज आ गई 40 वोल्ट। जेड दूसरा आप निकालो टेंजेंट डेल्टा फाई, वो तो कितना आ जाएगा यानी कि 20√3 बाय में 20, तो आ जाएगा आपके पास √3 यानी कि डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। 60 डिग्री में रेडियस में चेंज कर लो आप पाई के टर्म्स में, पाई/3 कितनी आ जाएगी पाई/3, ठीक है। ये आ गया आपके पास टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट यानी कि एक्स आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगी अंडर रूट 16 यानी कि 4। ये आ गया आपके पास जेड की वैल्यू। तो कोस डेल्टा फाई एक्स आर बाय जेड, एक्स आर की वैल्यू 2 डिवाइड बाय में जेड की वैल्यू 4, तो 1/2 कोस डेल्टा फाई यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई/6 ही, ठीक है। कोस डेल्टा फाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी पाई/6, 1/2 कोस 60 डिग्री होता है, तो पाई/6 आ जाएगी इसकी भी, पाई/3 सॉरी। तो कोस डेल्टा फाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास पाई/3 या फिर 1/2 लिख दो चाहे, मतलब वो तो कोस डेल्टा फाई वो डेल्टा फाई की वैल्यू होगी, तो इसको 1/2 ही रखो। नेक्स्ट सीधा भी लिख सकते थे कोस डेल्टा फाई की वैल्यू 60, तो कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। ये भी आ गया कोस डेल्टा फाई भी आ गया आपके पास। पी एवरेज क्या हो जाएगा VRMS IRMS कोस डेल्टा फाई यानी कि 1/2, ठीक है। फिर इक्वेशन लिख लो, वी नेट की वैल्यू क्या है 40 साइन ओमेगा की वैल्यू आपको 100 पाई टी और क्या हो जाएगा माइनस का पाई/3, पाई/3 आ जाएगा। जो हमने वी की इक्वेशन लिखी है वो कौन सी वी की इक्वेशन? नेट जो जनरल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जनरल इक्वेशन लिखी है, किसी वी की नहीं लिखी, ना इसके लिखी ना इसके लिखी, जनरल लिखी है। जनरल इन दोनों के अक्रॉस किसी जनरल टाइम पे जो वोल्टेज होगी किसी जनरल टाइम पे टी पे वो लिखी है मैंने, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जनरल इक्वेशन दोनों की कंबाइन, इसके अक्रॉस जो वी होगी किसी जनरल टाइम पे वो लिखी है। फाई एंगल कोई फाई एंगल नहीं, किसी जनरल टाइम पे फाई हो तो इनके बीच का वो हो जाएगा डेल्टा फाई, तो वो रहेगा वो, तो उस केस में देख लिया हमने। ये आ गया आपके पास वी की वैल्यू। और क्या निकालना है इसमें, फेजर डायग्राम बना ही सकते हो। ये आ जाएगी आई नोड, ये आ जाएगी नेट, तो इनके बीच जो फेज एंगल है वो पाई/3 का है। आगे समझ, एनी डाउट? ये सारी चीज़ें निकालनी थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें मान लो यहाँ पाई/ये प्लस में इसका जो फेज एंगल इनिशियल फेज एंगल 0 दे रखा है, 0 दे रखा है। टी की वैल्यू यहाँ पे 100 पाई ये दे रखा है आपको, इनिशियल फेज एंगल 0 है। यहाँ पे मान लो प्लस पाई/3 और कर देता, तो यहाँ पे भी आप प्लस पाई/3 और कर देते तो 0 हो जाता है इसके, या फिर प्लस पाई/4 कर देता, मान लो इनिशियल ऐड कर देता, अब यहाँ पे भी ऐड कर देते, माइनस में होता तो यहाँ भी माइनस कर देते। हाँ
वो तो ग्राफ के थ्रू फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ग्राफ के थ्रू भी समझा दूंगी। फिर उस केस में ग्राफ अलग से ड्रॉ हो जाएगा, रेफरेंस लाइन अलग बन जाएगी। हमेशा एंगल रेफरेंस से देखना होता है। हाँ, तो इसमें π/4 गुन दिया कि जनरल जो करंट का इनिशियल फेज एंगल π/4 है, ये बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे भी π/4 ऐड हो जाएगा, अगर माइनस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। आगे समझ आपको? एनी डाउट? ये था कि इसके बारे में, इसका क्वेश्चन भी करा दिया मैंने, RC सर्किट। ठीक है।